Hello students, good evening all. So let's continue with the chapter number 1 that we had studied yesterday. कल की क्लास में हमने डिस्कशन एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि फिजिक्स का एक ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ चार्ज, जो कि एस पर है। देन छोटा सा डिस्कशन पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जिसमें हमने बताया मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी एक पार्टिकल की, किसी एक ऑब्जेक्ट की। इसी तरीके से हमने बताया था चार्ज इज ऑल्सो एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ पार्टिकल, कि चार्ज किसी बॉडी के पास आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन मास का ऐसा नहीं है। मास तो ऑलवेज रहेगा, और आने और जाने का फंडा जो है वो केवल और केवल किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो जिसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वो बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस बॉडी के पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं, और वो बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज में दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो सेम चार्ज repel each other and opposite charge attract each other. Then after we had discussed about the properties additivity of the charge. Charge is additive. Charge is additive. Charge additive होता है, जैसे 2 कूलम चार्ज माइनस का +1 के साथ जाता है तो -1 आ जाता है। Then after we had discussed charge is conserved. किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, जब तक उस सिस्टम से हमने कुछ लेन देन नहीं किया, इन एंड आउट नहीं किया चार्ज का। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया कि किसी बॉडी पर चार्ज जो है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, पौना इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन की बात नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड, वी हैड डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो डिफरेंट वेज के थ्रू हमने चार्जिंग को डिस्कस किया था बेटा। तो जिसमें हाउ टू क्रिएट चार्ज ऑन अ बॉडी हमने देखा, हमने रबिंग के थ्रू चार्ज क्रिएट किया, मतलब रबिंग, घिसना, रब करने से हमें चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बचपन में करते होगे, अपने पेन को लेके बालों से ऐसे ऐसे रब करते हैं तो पेन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमारे बालों से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रब होकर हमारे पेन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करते हैं और पेपर पार्टिकल्स को स्टिक करा लेते हैं। देन इन कंडक्शन ऑफ अ चार्ज वाज अ प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि जब वायर को या इस कंडक्टर को कंडक्ट किया जाता है, दैट मीन्स कंडक्टर को अटैच किया जाता है 2 कंडक्टर्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर हो जाता है। देन आफ्टर इंडक्शन में हमने कहा कि नॉन कॉन्टेक्ट के भी हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पॉजिटिव बॉडी लेता हूं, उसके नज़दीक किसी न्यूट्रल बॉडी को लेकर आता हूं, तो बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाता है, जिसकी वजह से सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाता है और नेगेटिव चार्ज हमारी रह जाता है। सेम इसी तरीके से हमने किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज भी किया, हम क्वेश्चंस भी ट्राई किए। ठीक, अब इससे आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। जैसे कि द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कूलम लॉ। बेटा आप लोगों ने ग्रेविटेशन डी डिस्टेंस पर रखी हुई, तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है। देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली विच इज अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द मास। मास की वजह से सिर्फ एक ही तरह की फोर्स थी जिसको हम बोलते थे अट्रैक्टिव फोर्स।
ठीक है, और वो वीकेस्ट फोर्स थी नेचर में। नेचर में 4 तरह की फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है। एक है ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। 4 हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आती है ग्रेविटेशन के बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करीब 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक, एक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशन, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इतना हाई रेंज में नहीं चल पाती। जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स 2 प्लैनेट्स के बीच में जो लार्ज डिस्टेंस पर भी लगती है ना, ये इतने डिस्टेंस पर नहीं लगती, इसका रेंज थोड़ा कम होता है। तो हम बात करते हैं कूलम लॉ की। जिस तरीके से हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा जिसमें 2 मास बॉडीज के बीच में फोर्स लगा रहे थे, क्या था एक बार डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल 2 मास बॉडीज, एक मास है m1, दूसरा मास है m, सेंटर टू सेंटर d स्क्वायर, जिसमें कैपिटल G क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद है 6.67 इंटू 10 पावर, ठीक है। ये हमारा कूलम लॉ है यहां पर, ठीक। तो कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ कहता है कि 2 चार्ज बॉडीज, फॉर एग्जांपल दिस इज चार्ज अब दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या होती है? दैट इज एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लीजिए, परमिटिविटी व्हाट? दैट इज दैट इज एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ मीडियम। Write it. और इसका वैल्यू होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12।
ये इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो अगर हम यूनिट पे आते हैं तो बेटा जरा ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूले से बना लेंगे यूनिट। कैसे? इसका कोई यूनिट नहीं होता, किसका? 4 पाई एप्सिलॉन का। तो फॉर्मूला लिखूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका यूनिट नहीं होता, इसको इधर ले जाओ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F लिख लेता हूँ इसको, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख लिया। F किस में होता है? न्यूटन में। चार्ज किस में होता है? कूलम में। दैट इज कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, अब इसका डायमेंशन देखिए बेटा। अगर डायमेंशन की बात करें तो कूलम का डायमेंशन देखो बेटा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, पता है आपको? I का डायमेंशन होता है एम्पेयर, बेसिक में जो जाओगे तो यही होता है, और T का डायमेंशन होता है सेकंड, तो एम्पेयर सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरा एम्पेयर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन न्यूटन, दैट इज ML/T-2। सेकंड को S नहीं लिखेंगे, T लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम जा रहे हैं डायमेंशन पर, नॉट यूनिट। ए तो एम्पेयर में ही चलेगा, यही होता है डायमेंशन इसका, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर हो गया फिर मेरा मीटर, दैट इज योर एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डायमेंशन आ गया m की पावर -1, एल ऊपर पहुंचा, l की पावर -3, t ऊपर पहुंचा तो प्लस में हो गया a स्क्वायर t की पावर 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात पकड़ में आ रही है? डायमेंशन निकालनी आ गई, यूनिट समझ में आ गई, आ गया सबको? जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड नोट करो, अदरवाइज यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन है, मिल जाएंगी सारी स्लाइड्स। ठीक है, ओके। नाउ इफ वी हैड प्लेस्ड दीज टू चार्जेस इन अ मीडियम, अगर हमने इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखा तो क्या होगा बेटा? तो इस पर फोर्स डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम डिक्रीज होता है उसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। लेट सपोज वी हैव टू चार्जेस, वन इज योर Q1, अदर इज योर Q2। R डिस्टेंस पर थे, इनको किसी मीडियम में प्लेस कर दिया बेटा, किसी मीडियम में रख दिया। ठीक है, अब मीडियम में रख दिया तो इस पर जो फोर्स लगा F, जो मीडियम वाला हो गया, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यानी परमिटिविटी हो गई एप्सिलॉन मीडियम। अब बाकी सब सेम रहा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूं, और इससे पहले जो इक्वेशन आ रही थी जिसमें हमने बात करी थी फ्री स्पेस की, वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही था। अब इनका रेशियो बनाओ, F0 डिवाइड बाई FM। ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ये लो यहीं पर बना देता हूँ, 4 पाई से 4 पाई गया, ये सब कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंचेगा ये नीचे, यानी कि ये आ जाएगा एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस एप्सिलॉन मीडियम को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इस रेशियो को एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, यूजुअली यही दिया होता है मेरे पेपर में, दैट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, अब जरा बेटा इस बात का ध्यान रखना, ये जो रेशियो होता है F0 बाई FM, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोल के लो, जरा थोड़ा प्रोनाउंस कर लो, इसका प्रोनाउंसिएशन कर लो, एप्सिलॉन,
बोलो एप्सिलॉन, हाँ क्या एप्सिलॉन, हाँ तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशो आता है इसको हम के भी बोलते हैं। के हमारा क्या होता है, के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कर लिया करो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के 1 फॉर एयर एंड के का वैल्यू बेटा 81 फॉर वाटर होता है, ठीक। इसी तरीके से डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, क्वेश्चंस में दिया होता है यूजुअली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। नोट किया जाए, बिल्कुल तुरंत के तुरंत चीजें नोट की जाएं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम। नोटेड नोटेड नोटेड, ठीक है। हाँ तो थोड़ा हैप्पीली पढ़ो भाई, ऐसे कैसे परेशान से बैठे हो हैं। स्कूल मैं अभी आया हूँ 5 बजे, तुमने देखा मेरे सामने, और अभी मैं 2 स्कूल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी ब्रांच में टीचर नहीं है तो वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ेगा। पहले 2.5 डेज इधर पढ़ाऊँगा, फिर 2.5 डेज दूसरी ब्रांच में जाऊँगा, वहाँ फिजिक्स का टीचर नहीं है इनके पास। तो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड, जिंदगी इसी का नाम है मेहनत, वर्क हार्ड एंड एंजॉय द लाइफ। हाँ के बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका रेशो है ये। किसी मीडियम के लिए हम नंबर दे रहे हैं, जैसे मीडियम को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मीडियम थोड़ा हल्का है तो उसको 1 लिख दिया है, पानी जैसा भारी है तो उसको 81 लिख दिया है, और थोड़ा भारी होगा तो उसका ये नंबर कुछ और बड़ा हो जाएगा, नंबरिंग कर दी एक तरह से, ठीक है। जैसे हमारा वो होता था क्या, चश्मे में जो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता था, सेम उसी तरीके से उसको भी किसी नंबरिंग में देते थे ना, जैसे 1.5 था पानी, फिर उससे भारी होता 1.6 1.7 लाइक दिस, है ना। तो दैट इज योर मीडियम को नंबर दे दिया है बस, है ना। ये रेशो है, फोर्स का रेशो किस रेशो में वेरी कर रहा है वो बातें हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। किताबों में बहुत सारी चीजें उलट पुलट करके दे रखी हैं, मैं एनसीईआरटी वाला पढ़ाऊंगा, इधर उधर के साइन कन्वेंशन इधर उधर का चीजें दे रखी हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो मैंने नोट्स में डाला है और जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ वही ध्यान रखना है, ठीक है। इधर उधर की वीडियो मत देखना, अदरवाइज तुम इधर के उधर कर दोगे साइन कन्वेंशन और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो एक ही तरीके से पढ़ना है, एक चीज़ को फॉलो करनी है, और उसी के बार बार करोगे तो चीज़ें याद रहती हैं, चीज़ें मिक्सअप करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर भूल जाते हैं हम, ये सही था या ये गलत था, है ना, ये करना है या वो करना है। इसलिए बिल्कुल एकदम तरीके से तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि तुम उसको सिद्धांत मान लो, दैट इज प्रिंसिपल, फॉलो करो, और गारंटी देता हूँ, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। अभी तो बहुत बढ़िया नोट्स रिफाइंड हो गए हैं, और भी स्टडी मटेरियल बनवाया जा रहा है, ठीक। तो आते हैं बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। देखिए बच्चों, दो चार्जेस को मैंने प्लेस किया, एक है चार्ज मेरा Q1, दूसरा चार्ज है बेटा Q2। बिल्कुल साफ सुथरा सा डायग्राम बनाना है बेहतरीन तरीके से, ठीक। इसका पोजीशन वेक्टर है Q1 वाले का, दैट इज योर R1, और इसका पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से जो डिस्टेंसेस लिए जाते हैं, पोजीशन को जो डिफाइन करते हैं
बताते हैं उन्हें पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, सबको याद होगा, है ना, दैट इज R1 एंड R2। अब इस पर इसकी वजह से दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ठीक है, और इस तरफ आएगी मेरे पास फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक। अब जरा ध्यान देना बेटा, इसी सेम डायरेक्शंस में फॉर एग्जांपल इधर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, इसको मैं लिखूंगा R12, जिस तरफ जो फोर्स का नेमिंग है वही इसका आएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर आएगा दैट इज R21, R12, ठीक, ठीक है, नोट कर लिया, बोलो क्लियर हो रही हैं चीजें, अरे बोलो। ये डायरेक्शन जो F12 की है वही डायरेक्शन है R12 की, और जो डायरेक्शन F21 की है वही डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज में ऐसा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ऐसा नहीं होगा, उलट जाएंगी चीजें, दैट इज R21, ठीक है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो आपको ये भी पता होगा, R12 को मैं लिखता था R1 माइनस R2, दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस, R21 को मैं लिखता था दैट इज योर R2 माइनस R1, सही है, अरे बोलो। और ये जो फुल वेक्टर होता है, जैसे R12 फुल वेक्टर है बेटा, तो ये किसका है, यानी कि R12 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और R12 का यूनिट वेक्टर, ऐसे ही कुछ लिखते थे। इसी तरीके से मैं R21 यूनिट वेक्टर की बात करूं तो R21 फुल वेक्टर डिवाइड बाई R21 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऐसी कुछ बात होती थी, अरे होती थी कि नहीं, बोलो, ठीक है। इस ये ओरिजिन है हमारा, यहीं से ले रहे हैं सारे डिस्टेंसेस, ठीक। ये हमारा आई कैप है, एक्स एक्सिस पर जो जाता है, ये जे कैप है वाई एक्सिस पर जो जा रहा है। अब जरा ध्यान दें, अब मैं फोर्स को बताऊंगा, दैट इज फोर्स F12। अगर मैंने F12 फोर्स लिया बेटा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो मैं लिखूंगा पहले इसका मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ एक वेक्टर लगा दूंगा यूनिट वेक्टर जो कि R12 होगा, सही है। तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। अब इसमें R से डिवाइड, R से मल्टीप्लाई, क्योंकि R12 इज इक्वल टू R21, इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, R के बराबर है, मैग्नीट्यूड R के बराबर है, ठीक है। अब मैंने इस R से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें R से डिवाइड कर दिया। अब लो इधर लिख देता हूँ, R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, तो इसकी एक फॉर्म और आ जाएगी, वो क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³। अब ये फुल वेक्टर हो जाएगा बेटा, दैट इज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो फुल वेक्टर हो गया ना, तो मैं इसको R12 फुल वेक्टर भी लिख सकता हूँ, दैट इज F12। तो ये दो तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, है ना। अब इसी में दूसरा भी आ सकता है, जैसे कि मैं F21 की बात कर रहा हूँ, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और इधर जो आएगा दैट इज योर R21 यूनिट वेक्टर। अब इसमें R से मल्टीप्लाई R से डिवाइड, तो F21 को एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³, और इधर आ जाएगा R21 फुल वेक्टर। ओके, नोट किया जाए बच्चों, बिल्कुल नोट करो इसको, जरा समझ के दिमाग में बिठा के एकदम तरीके से। ये एज सच तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, मुझे तो याद नहीं है कि 10-15 साल में कभी ऐसा पूछा हो एग्जाम में, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने चलोगे तो आपको डायरेक्शंस जो हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व होगा कि फोर्स ऑन 1 आ रहा है, फोर्स ऑन 2 आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये है, ऐसे करके मार्किंग करोगे, देन यू विल सॉल्व इट। इसलिए ये पता होना ज़रूरी है।
हाँ भाई, कुछ और आगे बढ़े। नोटेड? सबने नोट कर लिया? जल्दी से करो, जल्दी से, फास्ट फास्ट। ये लड़की बहुत तेज़ी से लिखती है, ये क्वालिटी है इसमें। अच्छा भी लिखती है, देखो साफ साफ लिखा है। आदत हो गई है, स्कूल वाले इससे भी ज़्यादा स्पीड में लिखवाते हैं। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ सिखाई है तेरे स्कूल ने। ICSE बोर्ड का बच्चा एक तो इंग्लिश में अच्छा होता है और दूसरा बर्डन बहुत झेल लेता है। उसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि शुरुआत से बेचारा लोड से दबा होता है। वो 6 ऑनवर्ड इतना सिलेबस दिया हुआ है उन्हें, जबकि तुम्हारे यहाँ 11-12 आसान है, CBSE में 11-12 मुश्किल है। कोई आसान नहीं करता। नहीं, तुम्हारा पेपर फिर भी कंपैरेटिवली आसान आता है। पिछली बार का फिर से चेप दिया था। हाँ बिल्कुल, CBSE। फाइनल भी चेप दो, बनाओ ही ना। मैं पढ़ के गई थी और फिर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम पेपर दे देते हैं। हाँ तो चालू है तो निकाल लेती है ना पुराने पेपर से। बताओ, इतने आलसी टीचर हैं, नया पेपर भी नहीं बनाते। बस जो पिछली बार कुछ चैप्टर पढ़ा रखे थे, इस बार नहीं पढ़ाते, बस उन्हें हटा दिया। नोटेड नोटेड नोटेड। आगे बढ़े, आगे आ जाओ बेटा। अब देखो, फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। अगर हम मल्टीपल चार्जेस की बात करें तो किस तरीके से हम फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज लेट्स सपोज हमने Q2 ले लिया, तीसरा एक और चार्ज ले लिया, दैट इज योर Q3। 3 चार्जेस से ही बात कर लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगी बात आपको। इन सम के कुछ पोजीशन वेक्टर्स होंगे, R1 R2 R3 वटेवर भी, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक चार्ज पर, इनमें से किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल Q1 पर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो Q1 पर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, और इसकी वजह से भी, यानी कि सारे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और दोनों सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं रिपल्सिव ही शो कर रहा हूं। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी बेटा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ, सॉरी, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। बात समझ में आ रही है? तो ये दो फोर्सेस होगी। अब इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल थीटा, कर लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, ये ऐसे कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स आएगी F, क्या होगी रिजल्टेंट में, याद है कुछ वेक्टर्स हम, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 कोस ऑफ थीटा और उसका रूट, ऐसी कुछ आता था। नेट फोर्स आ गई F, ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चंस में लगाएंगे ये सब चीजें, ठीक। इस तरीके से मल्टीपल चार्जेस पे फोर्स निकाला जाता है। अब Q2 पर इन दोनों की वजह से भी निकाल सकते हो, Q3 पर निकाल सकते हो। तो लाइक दिस क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक। कुछ NCERT के भी क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। NCERT में 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में ऐसे दिए हुए हैं। तो अगर डायरेक्शन की बात करें, F फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, हाँ भाई, tan ऑफ अल्फा कुछ ऐसे करते थे, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा, पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो अब A किसी एक को ले लो, इसको मान लो आपने A ले लिया और इसको आपने B ले लिया, है ना। तो आप जो है जो एंगल निकालते हैं, यानी कि अल्फा जो आएगा ना, वो A से आएगा। याद है अल्फा किससे आता है, A से आता है, दैट मीन्स इससे आएगा अल्फा। ये बातें बेटा ध्यान रखना, बिल्कुल वेक्टर्स में पढ़ी होंगी आपने। ये एंगल अल्फा जो है A से आएगा। अगर मैंने
F12 को A लिया है तो एंगल F12 से आएगा, दैट विल बी योर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहां हो जाएगा, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो B होगा हमारा F13 साइन थीटा अपॉन F12 प्लस F13 कोस थीटा, दैट इज योर 10 ऑफ अल्फा। गॉट इट? समझ आ रही हैं चीजें? वेक्टर सम और वेक्टर सब्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? ऑल फाइन। बंद करो इसको। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलें। कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले एनसीईआरटी लेते हैं। नोट करना है? करो, नोट करो जल्दी से। नोट इट, नोट इट। बेटा रेगुलर रहना है क्लास में, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। घर पे जो पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, रिटेन कर लेना है, याद कर लेना है हाथ के हाथ। ठीक, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। लाइक क्लास 11th, फिर सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, फिर तुम पढ़ना शुरू करते हो, फिर तुमसे होता नहीं है, फिर तुम रोना शुरू करते हो। लाइक दिस हैपन, है ना? तो क्लास 12th दैट मीन्स नई उम्मीद के साथ नए तरीके से काम करना है। अब एक नई वाली एनसीईआरटी देखते हैं, इन्होंने क्या दिया है। वन 1.7 क्वेश्चन पर आएंगे हम। सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें नंबरिंग चेंज कर दी है, 1.5 हो गया है। सो रीड इट। चलेगा हाफ स्क्रीन? आ रहा है ना? रीडेबल है? चलिए रीड करिए। एक काम करते हैं, इसको स्विच करते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on the charge capital Q with the same sign, with the same as sign as small q, placed at the centroid of the triangle as shown in figure? ठीक,
तो सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहली बात, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है और ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि सॉल्यूशन एनसीईआरटी के बहुत उल्टे सीधे होते हैं, समझ नहीं आते बच्चों को। क्या क्वेश्चन है? ए पॉइंट पर रखा है बेटा Q1 विच इज इक्वल टू Q2 विच इज इक्वल टू Q, दैट इज योर बी पॉइंट, C Q3 विच इज इक्वल टू Q। ये L लेंथ है बच्चे, ये भी L है, ये भी L है। सेंट्रॉइड क्या पॉइंट होता है? जो सर्किम सर्कल बनाता है, दैट मीन्स सारे वर्टेक्स जिससे सेम डिस्टेंस पर होते हैं, यही होता है ना सेंट्रॉइड, है ना, जो कि एल्टीट्यूड को डिवाइड करता है 2:1 रेशो में। ये भी पता है तुम्हें, हैं? तो उससे भी निकाल सकते हो, या अभी क्लास 11th में आ गए हैं तो ये वाला एंगल ड्रॉ कर लीजिए। कितना हो गया? 60 का हाफ हो गया ना, ये कितना? ये बेटा हो गया 30 डिग्री, और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास है, दैट इज L/2। मुझे क्या चाहिए? ये हाइपोटेनियस चाहिए ना इस ट्राइंगल का, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सेंटर पर एक चार्ज है बेटा कैपिटल Q, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा ना। इसको मैं C तो है मेरे पास, O लिख लेता हूँ। O पॉइंट पर चार्ज है Q, कैलकुलेट हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा से हाइपोटेनियस मिल जाएगा, है ना, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया तो फोर्स मिल जाएगा। ठीक, अब एक तरीके से नेमिंग आपको करनी पड़ेगी, दैट मीन्स ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ, सॉरी, फोर्स ऑन O बिकॉज ऑफ 2, O पर 2 की वजह से, ये रहा ना Q2, है ना, अरे O छोड़ो, फिर 2 ही लिख लो, बस F2 लिख लो भाई। ठीक, और ये 3 है, 3 वाला ऐसे जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसकी से फोर्स ऐसे जाएगी, इसकी वजह से फोर्स ऐसे जाएगी ना, और इसकी वजह से फोर्स ऐसे, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। यहां पर कैपिटल Q रखा है, ये हो जाएगा मेरा F3, और एक फोर्स आएगी इधर F1। सही है, बोलो। और ये सारी फोर्सेस कैसी होंगी? बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि सारे चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंसेस भी सारे बराबर हैं, तो फोर्स बराबर आएंगी। दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 विच इज इक्वल टू F, और F कितनी है बेटा? 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन जो मेरा ये डिस्टेंस है R लिख लेता हूं इसको, यानी कि OB, OA, OC सारे डिस्टेंसेस किसके बराबर हैं? R के बराबर है, दैट इज योर R²। और R की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों? इसी ट्राइंगल में देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा लो, दैट इज कोस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना बेटा? L/2 और हाइपोटेनियस कितना? R। ठीक, अब R वैल्यू हो गई मेरी L/2 अपॉन कोस 30। कोस 30 कितना होता है? √3/2, तो √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू L/√3 आ गई। आ गई सबकी? बोलो। अब बस इसमें पुट कर दो, ये फोर्स आ गई हमारी, F आ गई बेटा इन मैग्नीट्यूड, तो 1/4πε0 को K लिख ले रहा हूँ, K कैपिटल Q स्मॉल q
अपॉन आर का वैल्यू है एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर हो गया एल बाई थ्री, एल स्क्वायर बाई थ्री, और थ्री ऊपर पहुंच गया तो यहां थ्री लिख दूं बस, के इंटू थ्री स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन हमारी ये रही, ये कितना है एफ, ये कितना है एफ, ये कितना है एफ, और तीनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री एंगल पर होंगे, कितने डिग्री एंगल पर होंगे? अरे भाई 120 120, 360 को तीन जगह तोड़ा है ना, तो ये भी 120, ये 120, ये भी 120, ठीक है? अरे बोलो बच्चों, इज इट ओके? हाँ जी, सब 120 है। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा था, सेम फोर्सेस अगर 120 डिग्री पर लगाई जाती हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? क्या रिजल्टेंट आता है? सेम रिजल्टेंट आता है, भूल गए? हाँ जी, बोलो। अब मान लो इन दोनों का F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल लो। चलो F2 और F3 का रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा बेटा F डैश, फॉर एग्जाम्पल F डैश कितना है? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस ऑफ 120 डिग्री। ये क्लास 11th पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, ये पुराने कर्म आगे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, क्या होती है वैल्यू? -1/2, 2 से 2 गया तो ये -F स्क्वायर हो गया, यहाँ रूट के अंदर आ गया F स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या रिजल्टेंट आया? F, यानी टू इक्वल फोर्सेस 120 डिग्री पर लगाई गई तो उनका रिजल्टेंट इक्वल टू वन ऑफ द फोर्स आ जाएगा, यानी यहां मिलेगा, कहीं F मिलेगा बच्चा, मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो। और कितने डिग्री पर मिलेगा? 60 पर मिलेगा। कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी कर लो, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, तो बस इसका रिजल्टेंट दोनों का हमारा कहाँ आएगा? ये 60 डिग्री पर आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा आंसर, सॉल्व करके देख लो। अब इसको आप कह सकते हो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस will neglect each other, will cancel each other, not neglect, will cancel each other. So the final force on capital Q will become 0, will become 0. अब उम्मीद है पढ़ने में आ रहा होगा सब। ठीक है बच्चों, नोट किया जाए। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का, इसके जस्ट बाद वाला। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1.6 जो न्यू एनसीईआरटी है, ये पीडीएफ मैंने अभी रिसेंट डाउनलोड की है। 1.6 देखिए, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.6 ऑफ योर एनसीईआरटी। कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड स्मॉल माइनस Q, सारे
सेम मैग्नीट्यूड में है, बस एक माइनस है। प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? बेटा हर चार्ज पर फोर्स निकालना है, हर एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। जैसे कि अगर मैं देखूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है -q, ठीक है, इसको मैं C पॉइंट लिख रहा हूं और इसको मैंने Q3 नाम दिया है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है तो वही नेमिंग यूज कर लेते हैं। ये Q1 दिया है, दैट इज योर स्मॉल q, और इधर भी Q2 दिया है, दैट इज योर स्मॉल q, और ये C है बेटा, ये A है, और ये है हमारा B। ठीक, अरे बोलो बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हर एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। क्या करना है? हर एक चार्ज पर फोर्स निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो सही, सबसे पहले क्या करोगे? फोर्स मेंशन करोगे ना, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव ए पर, और बी पर कैसा है? पॉजिटिव। तो ये कैसी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर? रिपल्सिव। तो इसका डायरेक्शन अगर ए पर जाऊं तो मैं क्या लिखूं? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी। आ गई? अरे बोलो। अब ये कैसा? नेगेटिव, और ये कैसा? पॉजिटिव। अट्रैक्टिव लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, अट्रैक्टिव आ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगा। पकड़ में आ रहा है? हाँ। इसी तरीके से यहां पर जो फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये कैसी होगी? रिपल्सिव। इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 3, इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में। सही है। अब ये दोनों इस पर क्या लगाएंगे? अट्रैक्टिव। तो फोर्स ऑन 3 बिकॉज ऑफ 1, और यहां आ जाएगी फोर्स ऑफ 3 बिकॉज ऑफ 1। बस एक माइनर सा डिफरेंस है, ये दोनों पर तो बराबर फोर्स लगेगी क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल है। समझ में आ रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है भाई, साइड है L, और ये भी बेटा 120 डिग्री पर है। ठीक, ये भी कितना है? 120 डिग्री। ठीक, लेकिन ये वाला एंगल कितना है? 60। बस वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। तो अगर मैं देखूं सारे मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे क्योंकि सेम डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस के बीच में लग रही फोर्स है ना। सारे मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सेम डिस्टेंस पर सेम चार्जेस के बीच में लग रही फोर्स है। सिट डाउन। इज इट ओके? अरे बोलो, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, देखिए अब जरा ध्यान से। ये सब के बीच में डिस्टेंस क्या है? L, है ना, और चार्जेस क्या है? स्मॉल q। तो बेटा F12, F21, F12, F13, F21, F23, और आप इधर आइए, F31, F32। मेरे से बात करो ना, बोलो भाई। यू आर साइंस स्टूडेंट? अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। So these forces are equal, so we will write F, okay, and the magnitude of this F will be 1 by 4 pi epsilon naught q square upon L square। ठीक है? इज इट ओके? बोलो भाई। ठीक, यही मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, बस हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब ईच पर फोर्स निकालनी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आएगा कहीं बीच में 60 डिग्री पर, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा।
यानी कि ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा मेरा F2 और इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये हो जाएगा F सेंटर में ही आएगा 3। ठीक, ठीक है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, निकालिए। अब मान लो मुझे F1 निकालना है, तो फिर सिंपल वही फंडा जो पिछले क्वेश्चन में किया कि 120 डिग्री पर अगर इक्वल फोर्सेस एक्ट करती हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा भाई यार, वन ऑफ द फोर्स। यानी कि F1 जो है ये और ये, इनमें से कोई एक फोर्स आ जाएगा, यानी कि F1 किसके बराबर हो गया बेटा, F के। इन द सेम वे F2 किसके बराबर हो गया, F के। अभी तो सॉल्व किया था, 120 डिग्री पर टू इक्वल फोर्सेस विल वेक्टर सम, फाइनल रिजल्टेंट विल गिव वन ऑफ द फोर्स। बस ये जो F3 है ये थोड़ी सी चेंज आएगी, क्यों, क्योंकि वहां 60 डिग्री का एंगल है। तो मैं अब करूंगा F3 कैलकुलेट करने वाला हूं, F3 दैट इज योर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF को 60 डिग्री और उसका रूट, ये हो गया बेटा 2F स्क्वायर और ये हो गया 2F स्क्वायर को 60 की वैल्यू √3/1/2, हाँ 1/2। तो 1/2 से 1/2 गया, फाइनली क्या आया 3F स्क्वायर। तो 3F स्क्वायर में 3 तो रूट में रह गया, F स्क्वायर से F बाहर आ गया, तो ये वैल्यू होगी मेरी F3 की। इज इट ओके? और F की वैल्यू हमें पता है ना, ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, नोट किया जाए। थैंक यू।